नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा क्रांति। हरियाणा में आज का दिन मौसम, राजनीति, प्रशासन और शिक्षा चारों मोर्चों पर बड़ी खबरों से भरा है। एक तरफ पूरे प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है और अगले 48 घंटों के लिए अहम माने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रिटायरमेंट के लिए एकाएक कार्यसूची अपना रहे हैं। प्रशासन में बदलाव नहीं हो रहा है। उधर चंडीगढ़ में बढ़ते कम में अफरा तफरी छात्रों की जबरदस्त वोट देखने को मिली। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। हरियाणा में मानसून की दस्तक, अगले 48 घंटे बेहद अहम। इस मानसून का हरियाणा को कई दिनों से इंतजार था, आखिरकार उसने प्रदेश में दस्तक दे दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून बुधवार को हरियाणा के कई हिस्सों तक पहुंच गया है। मानसून की उत्तरी सीमा अब करनाल से होकर के गुजर रही है। इसका मतलब साफ है कि अब मानसून तेजी से पूरे प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल बनी रहेगी और इसी दौरान मानसून हरियाणा के बाकी जिलों तक भी पहुंच जाएगा। अगर बारिश के पूर्वानुमान की बात करें तो 1 जुलाई से 6 जुलाई तक प्रदेश में गरज और चमक के साथ तेज हवा और मध्यम से भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। वहीं 1 से 3 जुलाई के बीच कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने कहा है कि 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। यानी अगर आप अगले 2-3 दिनों में यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मौसम का अपडेट जरूर देखते रहें। अब बात उस खबर की जिसने पूरे हरियाणा के प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा रखी है। 657 करोड़ रुपए के चर्चित बैंक घोटाले में सीबीआई ने मंगलवार को निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया। और खास बात यह रही कि जिस दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया उसी दिन वे सरकारी सेवा से रिटायर भी होने वाले थे। प्रदीप कुमार उस समय हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव थे। सीबीआई का कहना है कि जांच में यह साफ दिख रहा है कि एफडी से जुड़ा पूरा निवेश कार्य प्रदीप कुमार खुद अपने स्तर पर संभाल रहे थे। एजेंसी के मुताबिक तय सीमा से कहीं ज्यादा सरकारी धन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भेजा गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए उस खाते के खुलने का विभाग के पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं मिला। यानी न कोई स्वीकृति थी, न कोई फाइल चली और न ही कोई दस्तावेज सरकार के पास है। हरियाणा वित्त विभाग की 12 जुलाई 2024 की नीति के मुताबिक पहली बार सूचीबद्ध किसी बैंक में अधिकतम 50 करोड़ रुपए तक का ही निवेश किया जा सकता था, लेकिन सीबीआई का कहना है कि सीमा को भी नजरअंदाज किया गया। अपने अग्रिम जमानत याचिका में प्रदीप कुमार ने तत्कालीन चेयरमैन विनीत गर्ग पर आरोप लगाया कि उन्होंने मौखिक निर्देशों पर निवेश कराया और बेहतर ब्याज देने वाले दूसरे बैंकों के बजाय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को प्राथमिकता दी गई। हालांकि सीबीआई का कहना है कि प्रदीप कुमार जांच में सहयोग कर रहे थे और काफी समय से एजेंसी से बचते फिर रहे थे। आखिरकार उनकी लोकेशन को ट्रेस कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि प्रदीप कुमार इस घोटाले में गिरफ्तार होने वाले तीसरे आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले राम कुमार सिंह और पंकज अग्रवाल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं सीबीआई अभी 5 अन्य आईएएस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। अब एक अहम प्रशासनिक नियुक्ति की खबर। वरिष्ठ भाजपा नेता और जाने माने वकील सत्यपाल जैन को एक बार फिर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भारत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति को 1 जुलाई से अगले 3 महीनों के लिए मंजूरी दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पद दिसंबर 2014 में ही बनाया गया था और अप्रैल 2015 में सत्यपाल जैन इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तब से वो लगातार इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं और अब एक बार फिर से उनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। चंडीगढ़ में फिर से मिली बम की धमकी, स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में मची अफरा तफरी। चंडीगढ़ से इस खबर ने सबको चौंका दिया। बुधवार सुबह शहर के कई स्कूलों और सरकारी कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसी तुरंत हरकत में आ गई। स्ट्रॉबेरी फील्ड हाई स्कूल समेत कई स्कूलों को खाली कराया गया। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और पुलिस की टीम ने घंटों तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन अच्छी बात यह है कि जांच में कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। सभी धमकियां फर्जी साबित हुई। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ। इसी साल जनवरी में भी चंडीगढ़ के कई स्कूलों और पंजाब सिविल सचिवालय को इसी तरह की धमकियां मिली थी। पिछले महीने पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक सौरव विश्वास को गिरफ्तार किया था।
जांच में सामने आया कि उसने करीब 300 जीमेल अकाउंट तैयार किए, जिनमें से 219 अकाउंट बांग्लादेश के एक व्यक्ति को बेचा था और इन्हीं के जरिए धमकी भरे ईमेल भेजे जाते थे। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बुधवार की ताज़ा धमकियों का संबंध उसी नेटवर्क से है या फिर इसके पीछे कोई नया गिरोह सक्रिय है। अब शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर। एमडीयू रोहतक में इस बार भी सबसे ज्यादा आकर्षण कानून की पढ़ाई को लेकर ही देखने को मिल रहा है। विश्वविद्यालय की 3 वर्षीय एलएलबी ऑनर्स कोर्स की 240 सीटों के लिए 1662 आवेदन आए हैं, यानी हर एक सीट के लिए लगभग 7 उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार पिछले कुछ सालों से कानून के क्षेत्र में सरकारी और निजी दोनों सेक्टरों में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े हैं। यही वजह है कि छात्रों का रुझान लगातार एलएलबी और इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी जैसे प्रोफेशनल कोर्सों की ओर बढ़ रहा है। एमडीयू को इस शैक्षणिक सत्र के लिए कुल 12,364 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि विभिन्न सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में कुल 4,710 सीटें उपलब्ध हैं। यानी इस बार भी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मुकाबला काफी कड़ा रहने वाला है। अब बात करेंगे रेवाड़ी में बीजेपी के कार्यक्रम से राव इंद्रजीत सिंह और 3 विधायकों की गैर मौजूदगी का कारण क्या था। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को दूसरा एक्सटेंशन क्यों मिला। रोहतक के आईएमसी प्रोजेक्ट में आखिर क्या है खास बात। और हरियाणा